हेलो बच्चों, हिंद बायोलॉजी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गैमेटोफाइट का मतलब होता है द गैमेट प्रोड्यूसिंग फेज ऑफ अ प्लांट। याद होगा आप लोगों का, यानी किसी पौधे के अंदर गैमेट का प्रोडक्शन करने वाली फेज का नाम ही गैमेटोफाइट रखा जाता है। और गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड ही होता है। गैमेटोफाइट में भी हमारे पास में टू टाइप्स होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं द मेल गैमेटोफाइट, और दूसरा है जिसे कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा और फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो उसमें सबसे पहले अगर मैं कहूं कि मेल गैमेटोफाइट होता क्या है, किसे कहते हैं हम मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं अपने शब्दों में कि मेल गैमेटोफाइट है क्या। तो ये कह सकते हैं द गैमेटोफाइट दैट इज द गैमेटोफाइट दैट इज डेवलप्स from the germination of माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से पैदा होने वाली जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है। और ये जो मेल गैमेटोफाइट है उसकी जो प्लॉइडी जो होगी, इसकी जो प्लॉइडी जो होगी वो क्या होगी, तो आप कहेंगे प्लॉइडी मेल गैमेटोफाइट की, कोई भी गैमेटोफाइट है उसकी जब प्लॉइडी की बात करते हैं तो वो होती है एन यानी हैप्लॉइड। ठीक है, हम सीधा सा कह सकते हैं क्योंकि जो मेल गैमेटोफाइट है वो माइक्रोस्पोर से डेवलप हुआ है, तो माइक्रोस्पोर जब एन है तो मेल गैमेटोफाइट भी एन ही होगा। ठीक है। पहले हम लोग एक बात समझेंगे कि बेटा जो मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है ना, ये कंप्लीट, इसको दो स्टेप में डिवाइड किया जाता है, या ये कह सकते हैं दो इस इवेंट्स के अंदर ये होता है। एक जिसको कहते हैं प्री पोलिनेशन इवेंट और दूसरा कहलाता है पोस्ट पोलिनेशन इवेंट। यानी डेवलपमेंट जो है मेल गैमेटोफाइट का, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट अगर हम कहें, उसके दो इवेंट्स हैं। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू द टू इवेंट्स और स्टेप्स। फर्स्ट जिसे कहा जाता है बेटा प्री पोलिनेशन, प्री पोलिनेशन जर्मिनेशन, और सेकेंड जो है कहलाता है पोस्ट पोलिनेशन जर्मिनेशन। पोस्ट पोलिनेशन जर्मिनेशन। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को यहां दिख ही रहा है कि प्री पोलिनेशन का मतलब है पोलिनेशन से पहले पहले, पोलिनेशन से पहले पहले होने वाली घटना। तो बेटा प्री पोलिनेशन जर्मिनेशन जो है ना, ये कब होता है बेटा, जब माइक्रोस्पोर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं, उसी समय उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म में भी ऐसा होता है तो एंजियोस्पर्म में भी ऐसा होता है, जिसको हम प्रिकॉशियस जर्मिनेशन भी कह सकते हैं।
इन सीटू जर्मिनेशन भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऑल्सो कॉल्ड इन सीटू जर्मिनेशन। क्या भी कहते हैं इसको बेटा? इन सीटू जर्मिनेशन। या फिर इसको आप प्रिकॉशियस जर्मिनेशन भी कह सकते हैं। इसको ऐसा क्यों कहा गया है, इन सीटू जर्मिनेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि इन सीटू का मतलब होता है जिस जगह पर कोई चीज पैदा हो रही है वहीं पर ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। अब मैं अगर कहूं कि जो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो पैदा कहां पर हुए, माइक्रोस्पोर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट टू द मेल गेमेटोफाइट, दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गेमेटोफाइट, हम सब जानते हैं। तो सीधी सी बात है, माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन कहां पर स्टार्ट होगा? जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होंगे ना, तो इसी को तो इन सीटू शब्द का मतलब इसलिए कहा गया क्योंकि उनका ओरिजिन जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हुआ और वहीं पर ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा सीधा सा प्री पोलिनेशन जर्मिनेशन का मतलब हो गया इट अकर्स inside the microsporangia of anther। बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले पहले, बिफोर पॉलिनेशन, पोलिनेशन से पहले पहले होता है, इसलिए प्री पोलिनेशन हमने नाम दिया। और इसमें होगा सिंपल सा ही कि जो माइक्रोस्पोर जो हमारे पास में एक सेल है, माइक्रोस्पोर एक सेल ही तो है, हैप्लॉइड है लेकिन है तो एक सेल, उसमें एक माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, माइटोसिस जानते हैं ना, माइटोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट माइटोसिस मैं लिख सकता हूं, यहां पर एक माइटोटिक डिवीजन होगा, और जब यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, तो टू सेल्ड स्टेज में पोलन बन जाएगा, जिसको हम रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है, पोलन यानी टू सेल्ड स्टेज बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक बात क्लियर हो गई। और इससे आपको ये बात हमेशा याद भी रहेगी कि बेटा माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन जो होता है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। जर्मिनेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर इनटू द पोलन टेक्स प्लेस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ द एंथर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्री पोलिनेशन जर्मिनेशन। लेकिन जब बेटा पोलन बन जाएंगे तो पोलिनेशन प्रोसेस होगा, यानी जो पोलन ग्रेन है एंथर से रिलीज होकर स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, और जब वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे तो बेटा स्टिग्मा की सरफेस पर पहुंचकर उनका और आगे जर्मिनेशन होगा, और जिसको हम कहेंगे बेटा पोस्ट पोलिनेशन जर्मिनेशन। तो यानी पोस्ट पोलिनेशन जर्मिनेशन को हम XC2 जर्मिनेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? XC2 जर्मिनेशन। वजह सीधी सी बात है, XC2 टर्म यूज क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि जहां कोई चीज ओरिजिन हो रही है, पैदा हो रही है, उसके अलावा कहीं और अगर प्रोसेस हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है, तो हम उसको XC2 ही कहेंगे। यानी ये जो पोस्ट पोलिनेशन जर्मिनेशन आफ्टर पोलिनेशन होगा, और कहां पर होगा? इट अकर्स ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर होगा, फ्लावर की स्टिग्मा पर होगा, चाहे सेम फ्लावर हो चाहे दूसरा फ्लावर हो। ठीक है, आफ्टर पोलिनेशन, आफ्टर पोलिनेशन। और इस प्रोसेस में होगा क्या, जो पोलन थे वो तो निकल चुके थे माइक्रोस्पोरेंजिया से, वो स्टिग्मा पर पहुंचकर फिर पूरी प्रोसेस करेंगे, और ऐसे में पोलन जो होगा, जो कि टू सेल्ड स्टेज का नाम है, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट का नाम है, वो उसमें फिर से एक और माइटोटिक डिवीजन होगा। वो अभी आपको थोड़ी देर में मैं पूरे डायग्राम से समझाऊंगा। तो पोलन जो होगा उसमें फिर एक और माइटोटिक डिवीजन होगा, आप सेकेंड माइटोसिस कह सकते हैं। और ऐसे में बन क्या जाएगा?
मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। आप जिसको मेच्योर मेल गैमेटोफाइट को 3 सेल्ड स्टेज कह सकते थे, 3 सेल्ड स्टेज, जिसमें एक तो वेजिटेटिव और 2 जर्नेटिव सेल होगी। ये तो चलिए हमने कहा कि इसका मतलब जो मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को 2 स्टेप में डिवाइड किया जाता है, एक तो प्री पोलिनेशन जनरेशन बिफोर द पोलिनेशन, और दूसरा पोस्ट पोलिनेशन जनरेशन। बच्चों आपकी एनसीईआरटी में ना एक डायग्राम दिया गया है जिसमें नीचे साफ लिखा गया है कि माइक्रोस्पोर से जो पोलन का डेवलपमेंट कैसे होगा। हम उसको पूरा डिटेल में ये कह सकते हैं कि मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीटली कैसे होगा, पूरी तरह से कैसे होगा, उसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको पहला जो यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है डायग्राम, ये माइक्रोस्पोर है जो एक सिंगल सेल है। और हमको सबको पता है कि जो माइक्रोस्पोर जो होता है उसमें सबसे बाहर तो होती है बेटा क्या, एक्साइन, याद आया, और उसके अंदर जो लेयर होती है वो होती थी इंटाइन। दोनों मिलकर पोलन वॉल कहलाती थी। उसके अंदर आपको देखा था सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म था। प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर आप देखिए न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस है, सीधी सी बात हैप्लॉइड ही होगा, हमें पता है, क्योंकि माइक्रोस्पोर की जो प्लॉइडी है वो एन होती है। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस जो कि सेंटर में दिखाई दे रहा है आपको, वो एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये बात समझिएगा, वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है जिस डायरेक्शन में जर्नेटिव सेल बननी होती है। और दूसरे डायरेक्शन में आप देखिएगा वैक्यूल्स बनना स्टार्ट हो गई है, तो ये वैक्यूल्स बनना चालू हो जाती है। आप सेकेंड और थर्ड डायग्राम दोनों में देख सकते हैं, यहाँ पर ये वैक्यूल बनना चालू हो गई। ठीक है, अब जब यहां वैक्यूल बनना चालू हो गई, उसी की वजह से ये मान लीजिए न्यूक्लियस एक दूसरे डायरेक्शन में चला गया जहां पर जनरेटिव सेल बनेगी। अब यहां पर क्या होगा, यहां इस माइक्रोस्पोर में माइटोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट माइटोसिस कह सकते हैं, माइटोसिस होगा। ठीक है, और याद कीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं तो पढ़ेंगे भी, कोई भी माइटोसिस जब होता है तो उसमें ध्यान रखिएगा पहले तो कैरियोकाइनेसिस होता है और देन साइटोकाइनेसिस होता है। तो अगर आप देखेंगे जब माइटोसिस होगा तो यहाँ जो न्यूक्लियस है उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और न्यूक्लियस के डिवीजन के दौरान हम सब जानते हैं कि प्रोफेज स्टेज में स्पिंडल अपरेटस बनता है। तो यहाँ आप देखिएगा जहां पर न्यूक्लियस है वो जब कैरियोकाइनेसिस करेगा, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी, न्यूक्लियल गायब होगी, तो यहाँ पर स्पिंडल बन रहा है। लेकिन याद रखिएगा ये जो स्पिंडल आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये एसिमेट्रिकल स्पिंडल कहलाता है, एसिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल स्पिंडल बनता है जिसका एक सिरा जो होता है नैरो होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो ब्रॉड होता है। अब क्या होगा, चलिए माइटोसिस कंप्लीट हो गया, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा देन साइटोकाइनेसिस होगा। तो जब यहाँ पर माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट माइटोसिस, तो देखिए 2 सेल बन गई। इस डायग्राम में चलते हैं, एक तो बेटा ये लार्ज सेल है जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल। क्या है, वेजिटेटिव सेल। और दूसरी जो ये दिखाई दे रही है ना, लेंस शेप दिखाई दे रही है, ये वाली जो सेल है ये क्या है, जनरेटिव सेल है। दोनों की प्लॉइडी हमें पता है, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। अभी शुरू में जनरेटिव सेल जो है वेजिटेटिव सेल की वॉल के साथ अटैच्ड है, लेकिन ध्यान दीजिएगा धीरे धीरे ये वेजिटेटिव सेल से, यानी जो जनरेटिव सेल है वेजिटेटिव सेल की वॉल से अलग हो गई है। और यहाँ भी देखिए तो ये रही कौन, जनरेटिव सेल, और ये लार्ज सेल तो है ही कौन सी, वेजिटेटिव सेल। इसका मतलब अब ये जो जनरेटिव सेल है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहेगी। लिखा है ना एनसीईआरटी में, लिखा है कि जो जनरेटिव सेल है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। और ये जो जनरेटिव सेल है इसका जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है। ठीक है, और यहाँ जो ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका न्यूक्ली देखो जो इरेगुलर दिखाई दे रहा है, इसको हम ना ट्यूब न्यूक्ली भी बोल सकते हैं।
क्या भी बोल सकते हैं बेटा, ट्यूब न्यूक्ली। उसका कारण अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी तक यहां से यहां तक की जो भी इवेंट हमने पढ़े ना बेटा, इस डायग्राम से लेकर यहां तक ये जितने भी इवेंट्स हैं ये सब है प्री पोलिनेशन इवेंट्स। अभी टू सेल्ड स्टेज में मेल गैमेटोफाइट बन गया है, जिसको आप पोलन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एक तरीके से पोलन, टू सेल्ड स्टेज पोलन बन गई है। अब जब पोलन बन जाएगा तो क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन होगा। और जब बेटा यहां पर पॉलिनेशन होगा, मान लीजिए मैंने कहा कि पॉलिनेशन प्रोसेस हो गया, पोलन ग्रेन निकल गए हैं और निकलकर स्टिग्मा पर पहुंच गए। अब जब वो स्टिग्मा पर पहुंचेंगे तो बेटा आपको पता है कि जो स्टिग्मा जो होती है, जो कि पिस्टिल का सबसे ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है, जो कि एक प्रकार से पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। क्या है ये बेटा, स्टिग्मा। तो वहां जैसे पोलन पहुंचेंगे, देखिए एक टॉपिक है जिसका नाम है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये जब पढ़ेंगे तब और भी बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को कि जैसे पोलन स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो ये जो पोलन जो होते हैं वो स्टिग्मा पर प्रेजेंट जो होते हैं, जैसे मॉइस्चर वगैरह, वाटर वगैरह है, या फिर अदर जो सब्सटेंस शुगर वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो अब फिर देखो जर्मिनेशन हुआ। अब क्या होगा, इसकी जो एक्साइन है वो फट जाएगी, जर्मपोर वाली जगह से एक्साइन देखो फट जाती है और एंटाइन जो होती है वो बाहर निकल जाती है। साथ में वेजिटेटिव सेल का पूरा कंपोनेंट भी बाहर निकलता दिख रहा है। तो ऐसे में बेटा जो वेजिटेटिव सेल जो है वो तो पोलन ट्यूब बना लेगी। क्या बना लेगी बेटा, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी वजह सब जानते हैं, क्योंकि बेटा जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन जो होते हैं, सॉरी उनके अंदर जो मेल गैमेट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो पोलन ट्यूब ही काम करती है मेल गैमेट को कहाँ, एग तक पहुंचाने का काम। तो पोलन ट्यूब बन जाएगी। पोलन ट्यूब किसने बनाई, वेजिटेटिव सेल ने। कहाँ से निकली, वो जो एक्साइन वाला पार्ट है उस एक्साइन में जर्मपोर वाले स्थान से वो बाहर निकल जाएगी। खास तौर से वहां से वॉल थोड़ी फट जाती है। अब देखिए जो जर्नेटिव सेल है ना वो भी पीछे पीछे पोलन ट्यूब में जा रही है। जर्नेटिव सेल जो है वो भी धीरे धीरे पोलन ट्यूब में एंटर कर रही है। और उस पोलन ट्यूब का जो टिप वाला पार्ट है, देखिए टिप वाला जो पार्ट है वहां पर ट्यूब न्यूक्ली है। ट्यूब न्यूक्ली का मतलब समझ रहे ने कौन, ट्यूब न्यूक्ली का मतलब क्या है, जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्ली पोलन ट्यूब में आगे आगे रहता है और उसी को ट्यूब न्यूक्ली कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए जैसे जर्नेटिव सेल किसमें, पोलन ट्यूब में एंटर कर गई, यहां पर इस जर्नेटिव सेल में एक और माइटोसिस होगा, फिर से एक और माइटोसिस होगा, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगा। और जब यहां पर सेकेंड माइटोसिस हो जाएगा ना बेटा, तो ऐसे में जर्नेटिव सेल देखिए उससे दो मेल गैमेट बन गए, टू मेल गैमेट, टू सेल्स कह सकते हैं, दो मेल गैमेट्स बन गए। और ये मेल गैमेट्स जो होंगे होंगे तो बेटा एन ही हैप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि जर्नेटिव सेल की प्लॉइडी भी अगर एन है तो ये एन है। तो कुल मिलाकर आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ना बेटा, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये है मेल गैमेटोफाइट या मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्या है, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर ये जो बड़ी वाली सेल है ये तो वेजिटेटिव सेल है ही, ठीक है, एक है ये एक वेजिटेटिव सेल है जिसका न्यूक्ली जो है वो तो ट्यूब न्यूक्ली आगे आगे रहेगा ही, और साथ में दो मेल गैमेट्स होंगे। तो थ्री सेल्ड मेच्योर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो गया। ओके, तो बेटा ये सारी के सारे बातें जब आपने समझ ली हैं तो इसमें यहाँ से यहाँ तक के इवेंट तो प्री पोलिनेशन हो गया, और ये बाद में पोलिनेशन के बाद में थ्री सेल्ड स्टेज में जो बना पोलन, यानी थ्री सेल्ड स्टेज मेच्योर मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो गया, ये पोस्ट पोलिनेशन इवेंट में आ गया या पोस्ट पोलिनेशन जर्मिनेशन में आ गया। ज़्यादा बेहतर रहेंगे पोस्ट पोलिनेशन जर्मिनेशन में। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग का जो महत्वपूर्ण बिंदु, वेरी मोस्ट पॉइंट, की पॉइंट जो आपको याद रखने हैं इससे रिलेटेड। क्या क्या की पॉइंट याद रखने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहली बात क्या बात की थी, माइक्रोस्पोर और पोलन दोनों ही, माइक्रोस्पोर एंड पोलन
दोनों ही रिप्रेजेंट टू द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट्स टू मेल गैमेटोफाइट। ओके, दोनों ही मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फर्क क्या है? फर्क बस इतना है, फर्क बस इतना है कि माइक्रोस्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ओके। चलिए, अगर मैं कहूं आप लोगों को पोलन क्या है, तो पोलन इज रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म की बात हो रही है बेटा, है ना। मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में हम कहते थे इसको टू सेल्ड स्टेज में कहते थे। हालांकि जो 40% जो प्लांट होते हैं उनमें तो फिर पहले 3 सेल्ड स्टेज में बनने के बाद रिलीज होगा, लेकिन ये 2 सेल्ड स्टेज के हिसाब से बोला जा रहा है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं मेच्योर मेल गैमेटोफाइट consists 3 सेल्स। वन तो क्या, वेजिटेटिव सेल, और 2 मेल गैमेट्स। बात हो गई क्लियर? चलिए, अभी और भी बातें जिसको समझेगा जो बहुत खास है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनके अंदर अगर कहा जाए, हालांकि जिम्नोस्पर्म में भी कहते हैं लेकिन ज्यादातर एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों के लिए कहा जाता है कि इनमें गेमेटोफिटिक फेज जो होती है हाईली रिड्यूस्ड होती है। आप खुद देख सकते हैं ना, 3 सेल्स ही तो है यहाँ पर। तो जिम्नो और एंजियोस्पर्म में भी तुलना करें तो ज्यादा एंजियोस्पर्म में गेमेटोफिटिक फेज हाईली रिड्यूस्ड होती है। तो याद रखना, गैमेटोफाइट चाहे मेल या फीमेल दोनों की बात करें, गैमेटोफाइट ऑफ ए एंजियोस्पर्म is highly reduced। इसमें सीक्वेंस में समझें तो थैलोफाइटा से जैसे जैसे बढ़ेंगे, थैलोफाइटा फिर ब्रायोफाइटा फिर टेरिडोफाइटा फिर जिम्नो फिर एंजियोस्पर्म, तो उनमें जो गेमेटोफिटिक एज जो होती है ना स्टेज, वो रिड्यूस्ड होती चली जाती है और स्पोरोफिटिक फेज जो होती है वो इलोबरेट होती जाती है। ये आपको याद होगा। तो तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन में जिम्नो और एंजियोस्पर्म दोनों सीड प्लांट में अगर कहा जाए गैमेटोफाइट बहुत हाईली रिड्यूस्ड होता है, सिंगल टू फ्यू सेल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो उसमें भी एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड होगा। ये बात दिमाग में रखनी है आपको। और एक और बात जिसको आपको ध्यान रखना है, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है, वो क्या है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो मेल गैमेट्स जो होते हैं ना बेटा, वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी ऐसा होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे साइकस वगैरह, उनमें मेल गैमेट मोटाइल हो सकते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर तो मेल गैमेट क्या होंगे बेटा, नॉन मोटाइल होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। तो मेल गैमेट्स of angiospermic plants are नॉन मोटाइल। नॉन फ्लैजिलेटेड कहें, नॉन मोटाइल कहें, तभी इनमें पोलन ट्यूब ही मेल गैमेट को आगे जब स्टिग्मा से एंटर करते हुए, स्टाइल से होते हुए
ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर जब एग की बात करेंगे तो उस तक पहुंचाने का काम करेगी मेल गैमेट्स को। ठीक है, तो ये कुछ खास बिंदु थे जिसको हमने देखा कि मेल गैमेटोफाइट जो होता है उससे रिलेटेड। एक चीज देखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आपको ध्यान रखना है ना, वेरी मोस्ट पॉइंट में ही मैं आपको कहूंगा कि अगर आपसे ये कहा जाए कि मान लीजिए एमएमसी सेल है यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उससे अगर आपको कहा जाए कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करना है, क्या मेल गैमेटोफाइट बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाउ मैनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाउ मैनी डिवीजन बोला, इसमें कोई माइटोसिस नहीं बोला, कोई मियोसिस नहीं बोला, डिविजन्स बोला। तब याद रखिएगा, अगर माइक्रोस्पोर मदर से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करना है तो याद रखिएगा, पहली बात तो एक तो होगा मियोसिस। जब मियोसिस होगा तभी तो जाकर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और जब मियोसिस होगा माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, तो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए क्या होता है बेटा, 2 माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, एक तो मियोसिस और 2 माइटोसिस, एक मियोसिस और 2 माइटोसिस। यहीं अगर ये कहा जाए क्वेश्चन, समझे, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और मैंने कहा यहाँ पर कि अगर मान लीजिए माइक्रोस्पोर से, क्या है, माइक्रोस्पोर से, जो कि खुद हैप्लॉइड ही होता है, अब माइक्रोस्पोर से अगर मान लीजिए मेच्योर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करना है, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करना है, जो कि 3 सेल्ड स्टेज होती है, तो ऐसे में कितने डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी, हाउ मेनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द माइक्रोस्पोर। तो सीधी सी बात है, मियोसिस तो होगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 2 माइटोटिक डिविजन्स, 2 माइटोसिस। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने मेल गैमेटोफाइट की बात कर ली। बेटा आपकी एनसीईआरटी जो है, उस एनसीईआरटी में कुछ सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं, जिनमें से 2 सब टॉपिक, जैसे पोलन एलर्जी की अगर मैं बात करता हूँ, पोलन प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसको मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब पर ही एक छोटी सी क्लिप बनाई है, आप देखिएगा। लेकिन 2 सब टॉपिक और है, उस पर भी मैं इसी क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हम अगली जो भी लेक्चर में देखेंगे तो उसमें फिर जो फीमेल पार्ट जो है उसमें डायरेक्ट ही ओव्यूल टॉपिक पर चलेंगे, क्योंकि जनरली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको गायनोशियम कहते हैं, उसमें हम पिस्टल की स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स वगैरह के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में शायद हो चुकी थी बात। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ एक सब टॉपिक है, और वो सब टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। वो सब टॉपिक है पोलन वायबिलिटी। क्या नाम है बेटा, पोलन वायबिलिटी। व्हाट इज पोलन वायबिलिटी। देखिए हम सब जानते हैं कि जब पोलन एंथर से रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद में स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो एक समय सीमा तो होनी चाहिए ना, एक समय सीमा तो होनी चाहिए ना। उस समय सीमा के दौरान अगर वो पोलन स्टिग्मा तक पहुंच जाए तो वहां जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होगा तो मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा तो मेल गैमेट जो होगा वो ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर जाकर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाकर क्या एग के साथ में फ्यूज हो जाएंगे, यानी फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो आप यूं कह सकते हैं कि पोलन वायबिलिटी इज अ ड्यूरेशन और कैपेसिटी, आप इसको ड्यूरेशन भी कह सकते हैं या कैपेसिटी भी कह सकते हैं, ड्यूरिंग विच द पोलन ग्रेन रिमेन्स द वाइबल कह दो या फंक्शनल कह दो। ठीक है, पोलन वायबिलिटी क्या है, पोलन वायबिलिटी इज द ड्यूरेशन और कैपेसिटी, पोलन वायबिलिटी इज a ड्यूरेशन और कैपेसिटी ड्यूरिंग विच
द पोलन ग्रेन्स during which the pollen grains remains the viable. Pollen grains remain alive बोल दूं तो चलेगा, और फंक्शनल, यानी कि किसी भी पोलन ग्रेन की वह क्षमता जिसके दौरान पोलन ग्रेन जो होते हैं वो क्रियाशील बने रहते हैं, फंक्शनल बने रहते हैं, ठीक है। एंड एबल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, यानी वो स्टिग्मा पर पहुंच जाए और वो जर्मिनेट हो जाए। अब जर्मिनेट हो जाएंगे टू फर्टिलाइजिंग अ फ्लावर। आप यूं भी कह सकते हैं कि इस दौरान, इस समय सीमा के दौरान जो पोलन ग्रेन जो होते हैं ना, वो एक मेच्योर मेल गैमेटोफाइट के रूप में वर्क कर सकते हैं, क्योंकि मेल गैमेट बनेगा और मेल गैमेट जो होंगे वो जाकर फर्टिलाइज करेंगे, यानी दे कैन एक्ट एज ए मेच्योर मेल गैमेटोफाइट टिल दे कैन एक्ट, ज्यादा बेहतर रहेगा, टिल दे कैन एक्ट एज ए मेच्योर मेल गैमेटोफाइट, जब तक कि वो मेच्योर मेल गैमेटोफाइट की तरह काम ना करें, ठीक है, तब तक की क्षमता को, ठीक है। अब बेटा पोलन वायबिलिटी जो होती है ना, उसके लिए सेवरल फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी जो है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? और पोलन वायबिलिटी के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार है, जिसमें आपको ध्यान रखना है, सेवरल फैक्टर्स है, जिसमें पहले नंबर पर मैं अगर कहूंगा तो टेम्परेचर, दूसरा मैं अगर कहूंगा तो ह्यूमिडिटी, याद रखिएगा वातावरण में तापमान टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है ना। इसके अलावा जेनेटिक्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट जो है खुद की जेनेटिक्स, जीनोटाइप वगैरह, जेनेटिक्स ऑफ प्लांट। भाई अलग अलग पौधों की पोलन वायबिलिटी अलग अलग होती है। अगर ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन कहा जाए कि अलग अलग पौधों की पोलन वायबिलिटी अलग अलग होती है, तो सीधा इसका मतलब पोलन वायबिलिटी पर जेनेटिक्स का प्रभाव पड़ता ही होगा, ठीक है, जेनेटिक्स ऑफ प्लांट। और इसके लिए आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिए, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नीट में बहुत मोस्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि पोलन वायबिलिटी इज डिपेंड ऑन द जेनेटिक्स ऑफ प्लांट, तो इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें एग्जाम्पल में आपके एक तो अगर कहा जाए इन द ग्रासेस, अगर ग्रासेस की बात करें, ग्रासेस समझते हैं ना बेटा, ग्रासेस कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप बोलोगे ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली, सीरियल्स कहा जाता है। तो इन अगर ग्रासेस अगर कहा जाए तो बेटा ग्रासेस के अंदर पोलन वायबिलिटी का जो टाइम ड्यूरेशन है, सीरियल्स वगैरह अनाजों में, गेहूं चावल वगैरह में, यानी व्हीट अगर कहूँ, ठीक है, राइस अगर कहूँ, ये ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर हैं, पोएसी फैमिली के मेंबर है, ग्रासेस में आते हैं। तो इनमें पोलन वायबिलिटी का जो टाइम ड्यूरेशन जो है ना बेटा वो है 30 मिनट्स है, याद रहेगा आपको 30 मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन यही अगर मैं आप लोगों को कहूं कि इसके अंदर एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और है, जैसे इन सोलेनेसी, रोजेसी एंड लेग्यूमिनोसी कह दो, लेग्यूम प्लांट्स कह दो,
अगर इन प्लांट्स की बात करें तो इनमें पोलन वायबिलिटी जो होती है वो मंथ्स तक हो सकती है, महीनों तक हो सकती है। तो इसका मतलब पोलन वायबिलिटी जो होती है वो अलग अलग पौधों की अलग अलग होती है, ये प्लांट्स की जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई ना कि पोलन वाइबिलिटी उस समय सीमा को कहते हैं जिसमें पोलन जो होते हैं वो एंथर से रिलीज हो जाएं और रिलीज होने के बाद में वो क्रियाशील रहे, फंक्शनल रहे। फंक्शनल रहने का मतलब है स्टिग्मा पर पहुंचे, जर्मिनेट हो, मेल गैमेट प्रोड्यूस करें और मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन हो जाए, जब तक कि वो मेच्योर मेल गैमेटोफाइट के रूप में कार्य कर सके। उस समय सीमा का नाम ही, उस ड्यूरेशन का नाम ही क्या है बेटा, पोलन वाइबिलिटी है। क्लियर। एक छोटा सा और सब टॉपिक जो मैंने अभी आप लोगों का, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए ध्यान दीजिएगा बेटा। प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन, प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन। तो बेटा पहली बात तो याद रखना कि पोलन्स का भी प्रिजर्वेशन किया जाता है फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, और ये किया जाता है, दे कैन प्रिजर्व इन पोलन बैंक्स। बेटा जितनी भी जीव जातियां स्पीशीज है ना, उनका जब हम कंजर्वेशन करते हैं, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे ये कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो वहां बात करेंगे। तो वहां पर एक इन सिटू कंजर्वेशन होता है और एक एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। तो जो एक्स सिटू कंजर्वेशन जब किया जाता है किसी भी प्लांट स्पीशीज का, या फिर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स वगैरह जब आप पढ़ते हैं, है ना, उनमें जब बात करते हैं तो उनमें पोलन बैंक्स को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो वो जो पोलन बैंक के अंदर ही पोलन को प्रिजर्वेशन किया जाता है फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय के लिए ही किया जाता है, इनको प्रिजर्व करके रखना होता है। और इसके लिए बेटा याद रखना है, बहुत मोस्ट विधि है, वेरी मोस्ट जो मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है। पोलन का प्रिजर्वेशन करने का जो मेथड यानी तरीका है, इसको आपको ध्यान रखना है। और उस तरीके का नाम क्या है, ध्यान दीजिएगा, उस तरीके का नाम क्या है, वो है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या नाम है बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये एक प्रकार का लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है और उसमें किया क्या जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन में, इसमें जो पोलन्स होते हैं, देखिए जब सीड बैंक की बात करते हैं उनमें भी ये काम किया जाता है, चाहे पोलन हो चाहे सीड्स है, दोनों के लिए काम किया जाता है, लेकिन हमारा टॉपिक है पोलन का प्रिजर्वेशन करना। तो ऐसे में क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या किया जाता है, जो पोलन्स जो होते हैं ना उनको रखा जाता है इन द लिक्विड नाइट्रोजन। पोलन्स को रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, प्रिजर्वेशन किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में एट ए 196 माइनस 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी पोलन प्रिजर्वेशन जो किया जाता है उसका मेथड क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन है। और क्रायो प्रिजर्वेशन में पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसका अगर इस जो अपन कह रहे हैं कि ये जो पोलन का प्रिजर्वेशन जो किया जाता है, ठीक है, इसका अगर मैं कहूँगा यूज़ अगर कहें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनका प्रिजर्वेशन कहाँ किया जाता है, अगर मैं कहूँगा इन प्लांट ब्रीडिंग, इन प्लांट ब्रीडिंग जो प्रोग्राम होते हैं, जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके अंदर इस मेथड को काम में लिया जाता है। ऐसा आप लोग पढ़ते नहीं हैं अभी क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक नहीं है, लेकिन बेटा प्लांट ब्रीडिंग के अंदर कई मेथड्स होते हैं। इंट्रोडक्शन, जहाँ कहीं और से कोई भी चीज़ जब लेकर आई जाती है, सीड पोलन वगैरह लाए जाते हैं, तो उसके लिए उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखना पड़ता है। ठीक है,
इंट्रोडक्शन मेथड था जो आजकल नहीं पढ़ते। और दूसरा अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो दूसरा, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि इट इज ऑल्सो द मेथड ऑफ द एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट स्पीशीज। तो ध्यान रखना है, एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स कहें या प्लांट स्पीशीज कहें, तो जितने प्लांट स्पीशीज होती है उनका एक्स सिटू कंजर्वेशन जब किया जाता है तो उस समय एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आपको इस मेथड को, क्रायो प्रिजर्वेशन को काम में लिया जाता है। प्रिजर्वेशन का एक मेथड है। तो बेटा इस तरीके से हमने जो आज पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, पढ़ा पहली बात तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके कुछ खास बिंदुओं पर भी चर्चा की। और साथ में हमने क्या चर्चा की, पहली बात तो इससे जस्ट पहले अगर कहें तो पोलन वायबिलिटी, और हमने बात की द प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन।